हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का गुडविल चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आपको गुडविल का मीनिंग व फीचर्स पूरी डिटेल में बताए थे। आज हम बात करेंगे गुडविल कितनी प्रकार की होती है, मतलब कि गुडविल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरा गुडविल का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, उस पर आप जाकर मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी आपको लेक्चर रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल की। देखिए स्टूडेंट्स, गुडविल को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो है वो है नॉर्मल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड जो बेस बनाया हमने वो क्या है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, इन सभी की आपको डिटेल बताएंगे। पहले आपको क्लासिफाइंग का तरीका बता रहे हैं, नॉर्मल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो हमने कहा है वो क्या है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नॉर्मल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम गुडविल को दो प्रकार में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी? फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। कोई भी नाम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुडविल की चार प्रकार की होती है, मतलब गुडविल की चार टाइप्स होती है। कौन कौन सी? कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रेड गुडविल एंड रैबिट गुडविल। तो स्टूडेंट्स, सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नॉर्मल क्लासिफिकेशन की। तो हम चलते हैं नॉर्मल क्लासिफिकेशन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? रिकॉर्डिंग बेसिस पर हमने गुडविल को बांट दिया दो प्रकार में। अगर गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वो कौन सी होती थी? परचेज्ड गुडविल। और जिस गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो क्या है? नॉन परचेज्ड गुडविल। तो इनके बारे में आपको दोनों के बारे में पहले बात करते हैं। तो पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर, जो क्या है? परचेज्ड गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, परचेज्ड गुडविल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, एज इट्स क्लियर फॉर द नेम, परचेज्ड, कि हमने गुडविल खरीदी है, ये खरीदी हुई गुडविल है, मतलब हमारी खुद की बनाई हुई गुडविल नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात, परचेज गुडविल अराइजेस व्हेन वन बिजनेस कंसर्न परचेज अनदर बिजनेस कंसर्न। तो ये पहली बात होगी कि आपकी जो परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं वो कब अराइज होती है, कब उत्पन्न होती है, कब क्रिएट होती है? जब आप किसी और बिजनेस को खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। जैसे सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड फर्म है, जो एबीसी है एक फर्म, उसने क्या किया, दूसरी फर्म XYZ को परचेज कर लिया। तो यहां पर मैंने ये मीनिंग बताया आपको कि जब एक फर्म दूसरी फर्म को परचेज कर लेगी, या टेक ओवर हम कह सकते हैं, टेक ओवर कर लिया या खरीद लिया या परचेज कर लिया, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं आप, तब ये गुडविल जनरेट होगी। तो दूसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो क्या है? क्योंकि हर बार जब कोई भी फर्म दूसरी फर्म को खरीदती है, मानता हूं दूसरी फर्म की गुडविल होगी तो ही हमने उसे हायर किया होगा, परंतु क्या उस फर्म की कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी गुडविल की, वो आपको पता है? तो सेकंड बात में वो बात भी आपको क्लियर होगी। वो कौन सी है? देखिए, एंड द प्राइस पेड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। यहां पर क्या मीनिंग बताया मैंने आपको? एक तो पहले ये बात बता दी कि हमने दूसरा बिजनेस खरीद लिया कोई भी। अब दूसरी बात क्या है? द प्राइस पेड, जो आपने प्राइस पे की, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस खरीदेंगे तो आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं। जब भी आप कोई दूसरी फर्म टेक ओवर करने जा रहे हैं, पहली बात आप तभी टेक ओवर करेंगे जब आपके पास उतने पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा अवेलेबल है। तो दूसरी बात, आपको पता भी होना चाहिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो आपने क्या देखना है? सिर्फ दो बात जो हम वैसे भी रियल लाइफ में देखते हैं। रियल लाइफ की एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्या देखेंगे? जो चीज खरीद रहे हैं वो कितने की है, मतलब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे? बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो यहीं पर भी हमने यही बात करनी है कि जो फॉर्म हम खरीद रहे हैं या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम खरीद रहे हैं, उसके लिए हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, प्राइस पे, और बदले में हमें क्या मिलेगा, उसे मैंने क्या लिख दिया? नेट एसेट्स। विद एग्जांपल दोनों बातों को आपको डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर दो मेन वर्ड ध्यान में रखने हैं। पहला प्राइस पेड, जो हमने प्राइस पे की बिजनेस को खरीदने के लिए। दूसरा नेट एसेट्स, मतलब जो हमने हासिल किया। क्या हासिल किया? नेट एसेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे?
अगर जो आपने प्राइस पे की वो ज्यादा है किससे, जो आपको बदले में मिल रहा है, मतलब एसेट से, नेट एसेट्स की बात करेंगे, तो आपने प्राइस ज्यादा पे की, तब प्रश्न उठेगा कि आपने प्राइस क्यों ज्यादा पे की। तो जो आपने अमाउंट ज्यादा पे की वो इसलिए की होगी क्योंकि दूसरी फर्म की गुडविल होगी, तो आपने जो पैसा ज्यादा पे किया वो सिर्फ गुडविल का पे किया, तो उसे हम परचेज्ड गुडविल के तौर पर शो करेंगे बैलेंस शीट बनाकर एसेट साइड पर। तो स्टूडेंट्स एसेट साइड पर हम लिखेंगे सिंपल गुडविल, तो बुक्स में रिकॉर्ड होगी ना, तो इसे क्लियर है कि वो परचेज्ड गुडविल है, क्योंकि सिर्फ परचेज्ड गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड होती है, जो खुद जनरेट की होती है मेहनत करके वो तो कभी हम रिकॉर्ड करते ही नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए जो मैंने अभी एग्जांपल ली, सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड की बात कर रहे थे हम, एबीसी ने डिसाइड किया कि XYZ फर्म को खरीद लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, XYZ फर्म को क्या कर लिया, परचेज। तो देखिए स्टूडेंट्स परचेज कर लिया, तो इसके लिए उन्होंने आपस में तय किया हुआ कितने पैसे देने हैं। तो सपोज कीजिए पहले हम देखते हैं हमें मिलेगा क्या बदले में, हमें नेट एसेट्स मिलेंगी, तो नेट एसेट्स क्या है उसके बारे में बात करें। XYZ लिमिटेड की जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज है उनकी बात करें, लायबिलिटीज और एसेट्स। एसेट्स है सपोज कीजिए 10 लाख की XYZ लिमिटेड की, और जो लायबिलिटीज है XYZ लिमिटेड की वो है 2 लाख की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो XYZ की संपत्ति थी वो थी 10 लाख की, और जो लायबिलिटी थी XYZ लिमिटेड की वो थी 2 लाख की। मतलब तो नेट एसेट्स कितनी है, नेट एसेट्स जो होंगी वो कैसे निकलेंगी, देखिए ये जो मैंने कहा नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख। तो यहां पर बात होगी 8 लाख रुपीज की, कि बदले में हमें जो सामान मिला, जो भी एसेट्स प्राप्त हुई उनकी वैल्यू 8 लाख है, सही में हमें 8 लाख का बेनिफिट मिला। अब हम देखेंगे हमने प्राइस कितनी पे की। तो सपोज कीजिए जो हमने बिजनेस खरीदा, तो XY लिमिटेड ने हमसे जो डिमांड की थी वो की थी 9 लाख की, तो प्राइस पेड है जो वो कितनी है 9 लाख। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए अमाउंट पेड इज मोर, 9 लाख ज्यादा है नेट एसेट्स के मुकाबले। नेट एसेट्स 8 लाख के हैं ये, पर पैसा कितना देना पड़ा 9 लाख। कितना ज्यादा देना पड़ा 1 लाख। वो 1 लाख क्या है, गुडविल, जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड पर दिखाएंगे हम अपनी किताबों में। मतलब हम कौन है, एबीसी अपनी किताबें बनाएंगे और लिखेगी गुडविल 1 लाख। 1 लाख गुडविल कैसे जनरेट हुई आपको पता चल गया, क्योंकि हमने बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस वाले व्यक्ति ने अपनी रेपुटेशन के पैसे हमसे लिए, 8 लाख का एसेट्स दी हमें, और पैसे कितने चार्ज कर लिए 9 लाख। तो यहां पर जो 1 लाख का स्टूडेंट्स वो क्या हुआ, गुडविल। अब आप सोच रहे होंगे हमें ये तो समझ में आ गया, तो अब इसका फार्मूला बनाना चाहिए तो कैसे बनेगा। देखिए प्राइस पेड जो मैंने आपको बताई 9 लाख, इसे आप स्टूडेंट्स प्राइस पेड को परचेज कंसीडरेशन के नाम से लिख सकते हैं। ये आपके लिए सूटेबल वर्ड है बहुत, परचेज कंसीडरेशन। बताऊंगा क्यों, माइनस ये प्राइस पेड थी 9 लाख, अभी 8 लाख जो आया था वो क्या था, नेट एसेट्स। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए परचेज कंसीडरेशन 9 लाख, नेट एसेट्स 8 लाख, तो गुडविल कितनी आ गई 1 लाख, जिसे हम किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी गुडविल होगी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं परचेज कंसीडरेशन क्या है। जैसे मैंने प्राइस पेड को परचेज कंसीडरेशन क्यों लिखा, परचेज खरीदना, कंसीडरेशन कोई भी चीज खरीदते हैं बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, समथिंग इन रिटर्न। उस समथिंग इन रिटर्न को हम कंसीडरेशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या दिया। अब यहां पर बिजनेस खरीदा हमने पूरा, बदले में हमने कितने पैसे दिए 9 लाख। तो प्राइस पेड एक नॉर्मल वर्ड, आप अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात कीजिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप प्राइस पेड की बजाय क्या यूज कीजिए, परचेज कंसीडरेशन। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स परचेज गुडविल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसकी और डिटेल भी आपको बताएंगे, तभी तक आप ये सब कुछ नोट कीजिए। इसके अलावा आपको ये एग्जांपल मैंने रफली में समझा दी, इस एग्जांपल को क्रिएट करके भी दिखा सकते हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप एग्जांपल बना सकते हैं, सपोज एबीसी लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड at rupees 9 lakh, the net assets acquired from XYZ limited is 8 lakh. So here goodwill is calculated by
deducting net assets from purchase consideration, that is shown in the formula 9 lakh minus 8 lakh is equal to 1 lakh. So purchase goodwill is 1 lakh, which is shown in the books of ABC Limited on the asset side, that is goodwill is equal to 1 lakh. उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। परचेज गुडविल में आप कौन कौन सी फीचर्स बता सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, और फिर चलेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स अभी तक नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट फीचर क्या है, इट अराइजेस ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तभी ये एक्वायर होती है, इसलिए ये फर्स्ट फीचर बन गया। सेकंड, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब आप सोचेंगे कहां पर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने क्या ध्यान में रखना है, यह हमारी नॉन करंट एसेट हेडिंग के अंडर आता है। हम बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पर कौन से हेडिंग के अंडर दिखाएंगे, नॉन करंट एसेट्स, और उसका सब हेड क्या बनेगा, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। क्यों? क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया था ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। तो प्रॉपर आंसर क्या हुआ, कहां पर नोट किया जाएगा, अपनी फर्म की जो बैलेंस शीट है नॉन करंट एसेट में जाकर फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट में शो करेंगे गुडविल को। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड गुडविल। इसे हम एक्वायर्ड गुडविल के नाम से भी जानते हैं। एक्वायर्ड का मीनिंग क्या है, बाय करना, परचेज करना, तो मीनिंग तो वही है ना, परचेज गुडविल कह लीजिए चाहे एक्वायर्ड गुडविल कह लीजिए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब हम सेकंड कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नाम से पता चलेगा आपको, देखिए सेल्फ जनरेटेड मतलब अपने आप जनरेट की। किसने अपने आप जनरेट की, बिजनेस ने। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रो देते हैं आपको। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जनरेट्स इट्स ओन गुडविल ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां तक आपको क्या बताया, एक पीरियड में मतलब एक टाइम लगता है, जब बिजनेस लगातार चल रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब वो लगातार चलता जाएगा तो वो अपना नाम मार्केट में बना लेगा, अपनी इमेज क्रिएट कर लेगा। और वो कैसी इमेज क्रिएट करता है, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई करेगा, या अगर उसका बिजनेस सर्विस का है तो वो अच्छी सर्विस देगा, मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा, तो उसका नाम जल्दी बिल्ड होगा, पॉजिटिव सेंस में बिल्ड होगा, तो वो गुडविल जनरेट होगी। तो यही तो हमने यहां पर बताना है। मैंने यहां पर अभी आपको मीनिंग में क्या बताया, मैनी फैक्टर्स। अब सोच रहे थे फैक्टर्स, सर ने वर्ड बोला, फैक्टर्स का मीनिंग है गुडविल को बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं। लगातार मेहनत करेंगे और अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई करेंगे तो गुडविल बन जाएगी। अच्छी लोकेशन आपने ढूंढ ली जहां पर कस्टमर्स का आना जाना है, तो भी आपकी गुडविल बन जाएगी। आपने इतनी देर बिजनेस करते रहे, सभी से लिंक बना लिए, तो भी आपका नाम चलना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, ये फैक्टर्स थे। तो इन्हीं फैक्टर से हम गुडविल जनरेट कर सकते हैं, परंतु थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। ये नहीं कि आज बिजनेस स्टार्ट किया कल को हमारा नाम चले, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप बिना फल की प्रतीक्षा किए लगातार मेहनत करते जाएं और अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करें, पूरी लगन से करें, आपकी गुडविल जरूर क्रिएट होगी स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको बता दी। अब आप सोच रहे होंगे इसे एक्सप्लेन कैसे करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि हम इसे कैसे बता सकते थे, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जनरेट इट्स ओन गुडविल ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज लोकेशन ऑफ बिजनेस, ब्रांड नेम, वाइड कनेक्शंस विद अदर्स एटसेट्रा। तो अगर यह वर्डिंग आप नहीं लिखना चाहते तो देखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल अराइजेस ड्यू टू कंटिन्यूड हार्ड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे जनरेट हुई, कंटिन्यूड हार्ड वर्क, लगातार मेहनत करने के कारण बनी। इट्स बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हमने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए,
या बेटर कस्टमर सर्विस, अगर सर्विस में डील कर रहे हैं तो बेटर सर्विस दी कस्टमर्स को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर जोर दिया तो हमारी गुडविल जनरेट होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में फीचर्स बताते हैं। इसकी क्या क्या फीचर्स लिख सकते हैं आप? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सबसे पहली बात, परचेज गुडविल जो थी उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। जो इनहेरेंट गुडविल है यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसे हम बुक्स में शो नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसका लॉजिक बताता हूं स्टूडेंट्स। हम गुडविल को कब रिकॉर्ड करते हैं? परचेज का मीनिंग क्या था? हमने बिजनेस एक्वायर किया था तो हमने अमाउंट ज्यादा पे कर दी नेट एसेट्स से, तो ज्यादा पे करती मतलब हमें कॉस्ट पड़ी थी। पिछली एग्जांपल याद कीजिए, 1 लाख कॉस्ट पड़ी थी ना, तो हमने गुडविल रिकॉर्ड की क्योंकि हमें खर्चा पड़ा था। यहां पर तो हम गुडविल जनरेट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, हमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही, तो इसीलिए यहां पर गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक्चुअल में यही हमारी गुडविल होती है, यही हमारा नाम होता है जो हम सेल्फ जनरेट कर रहे हैं। जो परचेज था वो तो किसी और का नाम हमने खरीदा था, वो तो उसकी गुडविल थी, हमारी थोड़ी थी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज इनहेरेंट गुडविल। इसे इनहेरेंट गुडविल भी कहा जाता है और नॉन परचेज्ड गुडविल भी कह सकते हैं। इनहेरेंट का मीनिंग क्या है? विरासत वाली गुडविल, विरासत वाली शाख, मतलब हमने खुद क्रिएट की है, किसी और की नहीं खरीदी बिजनेस से, किसी और बिजनेस खरीदने के कारण नहीं है, अपनी बनाई हुई है खुद की इमेज, तो इसलिए इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं और नॉन परचेज गुडविल भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी जनरेटेड थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि इसे हम जनरेट कर सकते हैं अपनी लगातार मेहनत करके। अच्छे तरीके से हम सर्विस देंगे कस्टमर्स को और अच्छी क्वालिटी का अगर माल देंगे, हमारा क्या होगा? ब्रांड नेम बन जाएगा, कस्टमर्स ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमें इससे क्या बेनिफिट होगा? हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो बार बार आपके पास ही आएगा। वो प्रायोरिटी किसे देगा? आपको, कि यहां तो बड़े प्यार के साथ हमारे साथ डील किया जाता है और इससे अलावा हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का माल रीजनेबल प्राइस पर दिया जाता है। तो कस्टमर्स की ऑटोमेटिकली सोच बन जाएगी अगर आप उनसे प्रॉपर तरीके से डील करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपना बिजनेस करेंगे, कोई फ्रॉड वगैरह का काम नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको गुडविल का जो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, कौन से बेस पर कराया था? नॉर्मल क्लासिफिकेशन, 2 तरीके का, परचेज्ड और नॉन परचेज्ड, समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो अभी कहा था कि दूसरा भी तरीका है जूलॉजिकल। स्टूडेंट्स मैं जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आपको कराऊंगा भी, मतलब कैट गुडविल क्या होती है, डॉग गुडविल क्या है, रैट गुडविल क्या है, रैबिट गुडविल क्या है, परंतु उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल पार्ट 2। यहीं तक आप पहले समझिए और नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।